तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि अंग्रेज जो है भारत को किस सीरीज में जीता। इतने बड़े भारतीय भूभाग पर ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेज जो है कि सारे के सारे क्षेत्र को एक बार में ही जीत लिया। उसका जीतने का तरीका क्या था? एक एक कर को जीता, या फिर कई एक को एक बार में जीत लिया, या फिर संपूर्ण भारत को एक बार में जीत लिया। इस सिनेरियो को जो है कि हम इस सेशन में देखेंगे। तो आप लोग बस वीडियो में लगातार बने रहिए और सिर्फ जो हम बोलते हैं उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। एकदम आपका कंसेप्ट फुल्ली क्लियर होने वाला है। तो देखिए, जिस समय जो है कि ब्रिटिश भारत में आया था, पुर्तगाली भारत में आया था, फ्रेंच भारत में आया था, इन सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। उस समय जो है कि भारत में बहुत सारे देसी राजवाड़े मौजूद थे। उन राजवाड़ों को जो है कि अंग्रेज जो है कि एक एक करके जीतता गया, एक एक करके जीतता गया, एक एक करके जीतता गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एक प्रांत को, दूसरे प्रांत को, तीसरे प्रांत को, सबको एक में मिलाकर एक ही बार में जीत लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर सारे के सारे क्षेत्र को एक बार अंग्रेज जीतने का कोशिश करते तो उसमें वो असफल हो जाते, क्योंकि सारी शक्तियां मिलकर के अंग्रेज को भगा फेंकता। लेकिन ऐसा नहीं था, वो जो है कि बुद्धिमान था और इसके कारण ही जो है कि भारत को वो एक एक करके जीतते गया और संपूर्ण भारत का साम्राज्य जो है कि उस पर प्रभुसत्ता अपना कायम कर लिया। तो देखिए, कुछ देसी रजवाड़ा का हम नाम लेते हैं और उसके बाद उसका जो है कि मोटा मोटी एक खाका यहाँ पर फिगर बनाकर दिखाते हैं और उसके जीतने के सीरीज को हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जीता। बस आप लोग देखते रहिए वीडियो में। यहाँ देखिए, हम भारत को अगर जो मान लीजिए कि बनाने का प्रयास करते हैं, बस मेरा फिगर जो है कि बनाने का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो स्थिति है ना, आपको अब नजर आएगा, ये है बंगाल। ठीक, एकदम देखते जाइए, ये है बंगाल और यहाँ पर जो है ना वो कर्नाटक है, कर्नाटक। और यहाँ पर जो है ना स्थिति वो मैसूर राज्य की है, मैसूर, मैसूर लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से बस देखते जाइए। यहाँ जो स्थिति आती है ना वो मराठों की आती है, मराठा, मराठा यहाँ पर था। यहाँ जो है वो सिंध की स्थिति है, सिंध। बस देखते जाइए आप लोग। और यहाँ जो है ना वो पंजाब की स्थिति थी, यह है पंजाब, पंजाब। समझिए, इतना आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा इधर चल जाएगा तो दिल्ली वाला क्षेत्र जो है कि अवध के नाम से ये वाला क्षेत्र जाना जाता था, ये है अवध। अब देखिए उसके जीतने का जो है कि तरीका देखिए अंग्रेजों को। वो जो है कि क्लॉकवाइज, अगर घड़ी का हम फिगर इस तरह से बना देते हैं तो यहाँ पर से जो है कि मिनट की सुई यहाँ आती है, 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 मतलब कि इस टाइप से वो इस डायरेक्शन से चलता है। एक नंबर पर मैंने बताया था आप लोगों को, एक वीडियो बना करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। प्लासी और बक्सर के युद्ध में जो है कि अंग्रेज बंगाल को जीत लेता है, तो एक नंबर पर वो बंगाल को जीतता है। उसके बाद यहाँ आता है तो 2 नंबर पर कर्नाटक को जीत लेता है। 3 नंबर उसका टारगेट मैसूर होता है, 4 नंबर टारगेट मराठा होता है, 5 नंबर सिंध होता है, 6 नंबर पंजाब होता है और 7 नंबर ओवरऑल अवध को भारत में, भारत के संपूर्ण राजवाड़े को एक एक करके जो है कि अंग्रेज सारे देसी रियासत को जीत लेते हैं। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक, तो बंगाल विजय तो मैंने आप लोगों को एक उस पर अलग ही वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि सबसे पहला शुरुआत वहीं से करता है, तो इसका थोड़ा सा जो है कि वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए बंगाल विजय, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों को मिला करके एक वीडियो मैंने बना दिया है। इस वीडियो में जो है कि हम मुख्य रूप से देखेंगे कि कर्नाटक को और मैसूर को जो है कि ब्रिटिश राज अपने में सम्मिलित किस तरह से कर लिया। तो बस आप लोग थोड़ा सा बने हुए रहिए, उसके बाद आगे देखिए कि क्या तांडव करने वाले हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे कर्नाटक। तो इन सब युद्धों के बारे में आप लोग जो है कि कंपटीशन का क्वेश्चन देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, सालबाई की संधि पढ़ते होंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि पढ़ते होंगे, मंगलौर की संधि पढ़ते होंगे, पेरिस की संधि पढ़ते होंगे। तो ये सब इन्हीं सब से जो है कि फैक्ट उठा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
आंग्ल कर्नाटक युद्ध, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक वीडियो में जो है कि छिटपुट करके इन सब क्षेत्रों को जीता है, मराठा इसमें मुख्य होगा, उसके बाद सिंध भी देख लेंगे, पंजाब और अवध, ये चारों को एक वीडियो में हम मिला करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें हम मुख्य रूप से कर्नाटक और मैसूर वाले को देखेंगे, क्योंकि इन दो क्षेत्रों को जीतने के लिए अंग्रेज को एक लंबा संघर्ष से गुजरना पड़ा। उस संघर्षों की चर्चा आइए फिर हम आगे करते हैं, बस आप लोग देखिए। चलिए इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध का चर्चा हम करते हैं। भारत का यहाँ पर हम छोटा सा एकदम फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि भारत है और यहाँ पर हम क्या बताएं कि कर्नाटक है, कर्नाटक है, ठीक है। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है कि आंग्ल कहने का मतलब हुआ अंग्रेज और कर्नाटक कहने का मतलब हुआ कि वहां देसी राजवाड़े कर्नाटक में जो वहां पर शासक थे उसके बारे में। तो अंग्रेज और कर्नाटकों के शासकों के बीच में टोटल के टोटल जो है कि 3 युद्ध होते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध 46 से 48, 1746 से 48, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला पलासी युद्ध मैंने कब बताया था, सबसे पहले पलासी युद्ध ही होता है 1757, उसके बाद बक्सर युद्ध 1764। अब कर्नाटक की बारी आती है। सबसे पहले तो कर्नाटक में ही खेला शुरू हो गया था 46 में ही, 1746 में ही, लेकिन उसमें संपूर्ण कर्नाटक को नहीं मिला लिया गया था। द्वितीय युद्ध उसको करना पड़ा 1749 से लेकर के 54 के बीच, और तृतीय जो है कि 56 से 63 के बीच, तब जाकर के कर्नाटक उसके भाग में जो है कि सम्मिलित हो गया था, अंग्रेजों के भाग में। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, टोटल 3 युद्ध, आप लोग सिर्फ लिखते जाइए, टोटल 3 युद्ध, और इसका सिनेरियो समझाते हैं। पहला जो है कि फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो होता है वो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में, ठीक। उसके बाद सेकेंड जो है कि आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से लेके 1754 के बीच में, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया कि 56 से 63 एक लंबा संघर्ष चलता है। थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है कि 1756 से लेकर के 1763 के बीच में, और 63 में ही संपूर्ण कर्नाटक को अंग्रेज अपने आप में मिला लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम पहला उठाते हैं फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे तीनों युद्ध के बारे में कि कब कब हुआ है, नोट करना है तो आप लोगों नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए हम समझाते हैं। फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यहाँ यहीं पर लिख देते हैं, और क्या, फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेकर के 48 के बीच में। और इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं, उसको सुनिए। इसका होने का मुख्य कारण यह नहीं था कि भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी, बल्कि इस युद्ध के होने का जो है कि मुख्य कारण था यूरोपीय शक्तियों का आपस में वर्चस्व यहाँ की यूरोप में। मतलब कि आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो होता है वो कर्नाटक के कारण कम होता है, लेकिन यूरोप के कारण अधिक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यूरोप में जो है कि एक चीज आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हमेशा टकराव होता था। मतलब कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों एक दूसरे से जो है कि वहीं पर उलझे हुए थे, और वही वाला काम जो है कि कंपनी यहाँ पर कर रही थी। तो वहाँ पर जो है कि अंग्रेज और मतलब कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में टकराहट इस बात को लेकर हो गई थी, ये इस ईस्वी के करीब में 1746 के करीब में, कि वहाँ पर एक ऑस्ट्रिया एक मतलब कि देश है, तो उसमें जो है कि उत्तराधिकार के मुद्दा को लेकर के इन दोनों में संघर्ष छिड़ गया। उत्तराधिकार कहने का मतलब कि ऑस्ट्रिया का जो है कि उसका जो राजकुमार था, उसका शासक था, वो मर गया था। तो इंग्लैंड चाहता था कि हम किसी और को वहाँ का जो है कि राजकुमार देखें, और फ्रांस चाहता था कि हम किसी और का देखें। मतलब कि उत्तराधिकार के मुद्दे को लेकर वहाँ यूरोप में लड़ने लगा एक दूसरे से, समझ गए। और वही वाला युद्ध के कारण जो है कि यहाँ पर युद्ध होना शुरू हो गया। कहाँ, कर्नाटक में। ये कंपनी जो है कि सोच रहा था कि हम यहाँ पर कर्नाटक में वर्चस्व करें, और ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि हम वर्चस्व करें, और उधर एक और क्या, फ्रांस वाला चाह रहा था कि हम वर्चस्व करें। इस कारण को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है कि फ्रांसीसी कंपनी के बीच में युद्ध होता है। उसी युद्ध को आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि इसका कारण क्या था। इसका कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार का मुद्दा।
ऑस्ट्रिया आप लोग लिखते जाइए। ऑस्ट्रिया का राजकुमार का मुद्दा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं क्योंकि जो है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि इसका कारण यह था, और मतलब कि ब्रिटेन के तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है कि बर्नेट उसका गवर्नर जनरल था। और उसके बाद जो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है कि डुप्ले, ये दोनों आमने सामने लड़ रहे थे, जिसमें जो है कि फ्रांसीसी, मतलब कि फ्रांसीसी यहाँ लिख देते हैं, फ्रांसीसी विजयी रहे, मतलब कि डुप्ले के समर्थक जीत गए, ठीक। और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है, किनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो है कि संधि हो जाती है। उसी संधि को जो है कि एक्सलापेल यहाँ लिखा हुआ है, एक्सलापेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो जाता है। बस यही बात जो है कि फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध की मेन बात यही है, और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको उठा कर पूछ देगा कि फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तो इसका इस भी याद रखिएगा, 1746 से 48 के बीच में। उसका कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार का मुद्दा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से गवर्नर था बर्नेट, और यहाँ जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से गवर्नर कौन था, वो डुप्ले था। फ्रांसीसी इसमें विजयी रहा, और इसका संधि जो है कि मुख्य है, उस संधि का नाम है एक्सलापेल की संधि के द्वारा जो है कि युद्ध समाप्त हो जाता है। अब आइए जो है कि हम द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच जो सिनेरियो चला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बस आप लोग देखते रहिए। चलिए देखिए, सेकेंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध क्या है, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर जो है ना, वो भी फ्रांस और अंग्रेजों का महत्वाकांक्षा को लेकर के युद्ध छिड़ जाता है। वो महत्वाकांक्षा क्या था, मतलब अपने अपने सब लाभ देख रहे थे, वो लाभ की स्थिति क्या बनी, तो आप लोग सुनिए। वहां पर कर्नाटक में दो जो है कि स्थानीय राज्य हुआ करता था। एक था हैदराबाद, इसके नाम से आप लोग अभी परिचित ही होंगे। एक था कर्नाटक, प्रॉपर कर्नाटक, और कर्नाटक के अंदर ही जो है कि रियासत एक था हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है कि वहाँ के उत्तराधिकार को लेकर के दो भाइयों में जो है कि युद्ध छिड़ जाता है, एक नासिर जंग और एक मुजफ्फर जंग के बीच में। और कर्नाटक में भी ठीक वही वाला स्थिति रहता है, चचा और भतीजा के बीच में जो है कि युद्ध की स्थिति छिड़ जाती है, एक अनवरुद्दीन और एक चंदा साहिब के बीच में। सिर्फ सुनिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको नाम ऊपर से जाने के लिए नहीं देंगे, बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुनते रहिए, ठीक। तो दो दल यहाँ से बन जाता है, एक नासिर जंग को यहाँ से जो है कि, और अनवरुद्दीन को उधर से कर्नाटक से उठा करके अंग्रेज अपने तरफ कर लेता है, और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को जो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरफ कर लेता है, और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। इसी युद्ध को जो है कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए इसका कारण क्या था, इसका कारण की चर्चा करते हैं। तो फ्रांस और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, ठीक। और यहाँ पर कुछ हम बताएं क्या, स्थानीय राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, उस देखिए यहाँ पर लिखते हैं, स्थानीय राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष। वो संघर्ष क्या था, एक जो है कि स्थानीय राज्य में हम क्या बताएं, एक तरफ था कर्नाटक और दूसरे तरफ कौन था, हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद लिखते हैं, हैदराबाद एक तरफ था, हैदराबाद, और एक तरफ कौन था, कर्नाटक। इतना तो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा ना। तो इन दोनों के बीच जो है कि यहाँ पर एक खेला चल रहा था, एक जो है कि मुद्दा यहाँ चल रहा था। यहाँ जो है कि दो भाइयों था, एक था नासिर जंग, सिर्फ देखते जाइए, नासिर जंग, और एक था मुजफ्फर जंग, ठीक। और इधर था एक जो है कि अनवरुद्दीन, और एक था चंदा साहिब, ठीक। यहाँ पर देखिए, नासिर जंग को, अनवरुद्दीन को, इधर फर्स्ट वाला को, इधर फर्स्ट वाला को, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरफ कर लेती है। यहाँ पर हम लिखते हैं, आई होप आपको जो है कि पता चल रहा होगा, ये नासिर जंग लिखा हुआ है N4, और A4 जो है कि अनवरुद्दीन लिखा हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ लिखा हुआ है। एक तरफ वर्सेज
एक तरफ कौन हो जाएगा, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ लिख देते हैं एम फॉर मुजफ्फर जंग, सी फॉर जो है कि चंदा साहिब, उसके बाद एक हम कौन कहें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों में युद्ध छिड़ जाता है और इसी को जो है कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कि फ्रांसीसी फिर से विजयी हो जाते हैं। फ्रांसीसी जो है कि विजयी हो गए, विजय लिखा हुआ, फ्रांसीसी की जीत हो जाती है। डुप्ले का समर्थक फ्रांसीसी जो है कि जीत जाता है और इस जीत के बाद जो है कि एक संधि हो जाता है, उस संधि के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऊपर में मिटा करके कुछ लिखते हैं, ये आप लोग लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं। यहाँ पर संधि बता देते हैं, संधि जो हुआ था वो संधि हो गया, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पांडिचेरी की संधि द्वारा युद्ध समाप्त। 2 युद्धों में जो है फ्रांस जीतता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अगला युद्ध जो होगा तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, उसमें जो है कि अंग्रेज जीतेगा, उसके बाद अपने आप को जो है कि एकदम पूरे के पूरे समर्पण कर लेगा। किसमें, कर्नाटक में। कर्नाटक का जितना क्षेत्र था अंग्रेज मिला लेगा। आगे देखते रहिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मिटाते हैं। उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं। देखिए, थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध, थर्ड आंग्ल कर्नाटक, सॉरी वहां पर जो है कि द्वितीय वाला में जो है कि यहाँ पे ईस्वी चेंज नहीं किए थे, उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ जो है 49 से लेकर के 54 उसमें हो जाएगा, 55 4 54 याद रखिएगा। और तृतीय जो है कि हम बताएं 56 से लेकर 63 के बीच में। ये सब आप लोग ध्यान दिए होंगे, शुरू में ही माइनर मिस्टेक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1756 से लेकर के 63 के बीच में होता है। और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच जो भी है कि वही वाला बात इसमें भी हो जाता है, वो जो है कि यूरोप वाला बात। यहाँ पर जो है कि सप्तवर्षीय युद्ध, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे और जानते भी होंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप जब पढ़िएगा तो उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच वहां पर यूरोप में लड़े जाते हैं, उसका प्रभाव जो है कि यहाँ भारत में भी देखा जाता है और वो कर्नाटक के क्षेत्रों में देखा जाता है। तो इसका मुख्य कारण वही था, सप्तवर्षीय युद्ध का मुद्दा जो होता है वो, ठीक। उसके बाद जो है कि यहाँ पर लास्ट में अंग्रेज जीत जाता है। 1760 में जो है कि एक युद्ध होता है यहीं भारत में, जिसको कि बंडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस बंडीवास के युद्ध में जो है कि अंग्रेज धूल चटा देता है फ्रांसीसी को। गॉड बेहू जो होता है उसका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होता है, क्या होता है, उसका गवर्नर होता है, उसको हरा करके पूरा का पूरा कर्नाटक राज्य को जो है कि हड़प लेता है। और हड़पने के बाद जो है कि पेरिस के संधि कर देता है और कर्नाटक को अपने में मिला देता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है कि कारण की बात किया जाए, अगर जो कारण की बात किया जाए तो सप्तवर्षीय युद्ध का मुद्दा, ये मुद्दा कहाँ का था, तो यूरोप का था। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूरोप का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम क्या बताएं, यहाँ पर जो है कि 1760 ईस्वी में जो है कि बंडीवास, आप लिखते जाइए, बंडीवास युद्ध में अंग्रेज फ्रांस को हरा देता है। अंग्रेज कहने का मतलब, फ्रांस कहने का मतलब हुआ भारत वाला ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं, समझ गए। इस चीज को आप लोग समझिएगा। उसके बाद जो होता है संधि हो जाता है, वो पेरिस की संधि द्वारा युद्ध जो है कि समाप्त हो जाता है। बस इतनी थी आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको जानना, इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। बस इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध का सिनेरियो खत्म। अब जो है कि अगला हम चलेंगे, जिस तरह से कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ, मैसूर राज्य को जीतने के लिए अंग्रेजों को टोटल 4 युद्ध करने पड़े। उस चारों युद्धों को आपके सामने खोल करके रखते हैं, बस आप लोग देखते रहिए। चलिए देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। जिस तरह से आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बताएं कि टोटल 3 युद्ध हुआ, उसी तरह से यहाँ पर मैसूर राज्य की स्थिति आती है। यहाँ पर जो है कि मैसूर है, ये लिख देते हैं
मैसूर है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है टोटल 4 होता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, वो जो होता है 1766 से लेकर के 69 के बीच में। दूसरा होता है 1780 से 84। तीसरा होता है 90 से 92। और चौथा लास्ट में होता है 1799 में। उसमें जो है कि टिप्पू सुल्तान लास्ट में मारा जाता है, जो कि मैसूर राज का बादशाह था। उसके बाद जो है कि मैसूर को अंग्रेज समेट लेता है अपने साम्राज्य में। तो यहाँ पर देखिए टोटल के टोटल 4 युद्ध, टोटल 4 युद्ध लड़ेंगे। वो चारों युद्ध हम कब कब बताएं। फर्स्ट जो है कि वो 1766 से लेकर के 69 के बीच में होता है। और सेकेंड जो होता है हम कब बताएं, 1780 से लेकर के 84 के बीच में होता है। ये सब डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्ड जो है 1790 से लेकर के 92 के बीच में होता है। अब फोर्थ जो है वो कब होता है, 1799 में होता है। यहाँ से जो है कि समाप्त हो जाता है। इन चारों युद्धों में विजय होने के बाद मैसूर राज को भी वो हड़प लेता है। कैसे घूम रहा है, पहले कर्नाटक, मैसूर, मराठा, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा, सिंध, पंजाब, अवध, इस तरह से वो विजय प्राप्त करते जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करने से पहले कुछ बातों को हम बता देते हैं कि 1761 ईस्वी में जो है ना, 1761 ईस्वी में हैदर अली वो मैसूर का गठन करता है, मैसूर राज्य का गठन। ठीक, उसके बाद जो है कि 1764 में ये हैदर अली मैसूर राज का गठन करता है। लेकिन ये गलती से बेचारा जो है कि ये द्वितीय जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं। ये एक बहादुर सेनापति भी था, समझ गए। तो 1782 ईस्वी में इसका खेल खत्म हो जाता है। 1782 ईस्वी में हैदर अली जो होता है वो मर जाता है, मारे जाते हैं। इस सब चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे भी बता देंगे। चलिए तो फिर हम शुरुआत कर देते हैं किससे, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध को। तो बस आप देखिए बोर्ड पर। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ना, वो हैदर अली उसमें जो है कि भाग लेता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से वहाँ का गवर्नर उस समय इस डेट में हुआ करता था बेरेलस्ट, उन दोनों के बीच में होता है। इसमें हैदर अली जो है कि जीत जाता है कूटनीति के माध्यम से। वो कूटनीति क्या था, क्योंकि हैदर अली जो है कि अपना कूटनीति लगाते हुए मैसूर तो उसका था ही, लेकिन मराठा एक निजाम, यहाँ पर जो है कि मराठा की स्थिति, यहाँ पर छोटा सा एक राज था, वो निजाम था, यहाँ निजाम था। ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये निजाम लिखा हुआ है और ये जो है कि मराठा है। ठीक, मराठा और निजाम को जो है कि हैदर अली मतलब कि अपने में उससे संधि कर लेता है, गुप्त संधि कर लेता है। उसकी सेना और हैदर अली की सेना, ये तीनों सेनाएं मिलकर के जो है कि अंग्रेजों को बाहर उखाड़ फेंकता है और अंग्रेज की हार हो जाती है। तत्पश्चात जो है कि मद्रास की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए किनके बीच में हुआ, जो देखिए हैदर अली प्लस हैदर अली जो है कि वो कूटनीति के माध्यम से हम क्या कहें कि मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लेता है। यहाँ पर लिख देते हैं कूटनीति द्वारा मराठा प्लस निजाम से संधि कर लेता है, और उसके बाद इधर जो है कि अंग्रेज गवर्नर कौन था, बेरेलस्ट। और यहाँ पर जो है कि अंग्रेजों की हार हो जाती है। यहीं पर हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की हार फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद जो है कि हम क्या कहें, इससे संधि कर लिया गया। इस संधि को मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। मद्रास की संधि द्वारा युद्ध समाप्त। ठीक, यहाँ पर इतना बात आप लोग फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो है कि अगला सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। आप लोग छापिए इसको, उसके बाद इसको मिटाते हैं। उसके बाद देखिए भाई, ये इसका ईस्वी लिखा हुआ 1766 से लेकर के 69, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। सेकेंड यहाँ लिख देते हैं सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हमने कब बताया,
कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था, 1780 से लेकर के 84 के बीच में हुआ था। इसमें जो है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हैदर के साथ साथ जो है कि उसका खुद का बेटा टिप्पू सुल्तान भी भाग ले लेता है, समझ गए। और यहाँ पर भी कूटनीति ये दोनों मिलकर के रच देता है और उसके वजह से मराठा और निजाम इनके पक्ष में ही रहता है। और उधर से जो है कि वारेन हेस्टिंग्स लड़ते हैं। फिर जो है कि ये दोनों जो है कि वारेन हेस्टिंग्स भी एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। आप लोग जो है कि मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे तो हेस्टिंग्स के बारे में जानते होंगे, इनकी नीतियों के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये युद्ध होता है पूरी शक्तियों के साथ, लेकिन इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तत्पश्चात जो है कि लास्ट में मंगलौर की संधि कर ली जाती है और उस मंगलौर की संधि से जो है कि युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहें, यहाँ पर हम कहें कि हैदर अली प्लस टिप्पू सुल्तान, ये दोनों मिलकर लड़ता है। इधर से जो है कि वारेन हेस्टिंग्स देख लीजिएगा, शॉर्ट में वारेन हेस्टिंग्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इन दोनों में पुरजोर कोशिश होता है और रिजल्ट जो है होता है अनिर्णायक, मतलब कि कोई जीता कोई हारा पता ही इसमें नहीं चल पाया, ठीक है। उसके बाद जो है कि 1784 ईस्वी में ही क्या होता है, मंगलौर की संधि होता है। संधि के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी लिखते हैं कि 1784 ईस्वी में मंगलौर संधि द्वारा युद्ध समाप्त। ध्यान रखिएगा 84 में संधि हुआ था, लेकिन हम क्या बताए थे कि 1782 ईस्वी में ही जो कि ये हैदर अली इसी में मारा जाता है, हैदर की मृत्यु, ध्यान रखिएगा, हैदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब अगला देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, तो मिटाते हैं फिर। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इसमें जो है कि इसके पहले वाले युद्ध में क्या बताएं कि हैदर अली टिप्पू सुल्तान के पिता जो है बेचारे मारे चले जाते हैं। फिर टिप्पू सुल्तान जो है कि इसमें अकेला ही लड़ता है, लेकिन इसमें जो है कि वारेन हेस्टिंग्स के जगह पर एक प्रतिक्रियावादी जो है कि गवर्नर आ जाता है, कार्नवालिस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत खतरनाक गवर्नर जनरल था वो, जो है कि सिविल सेवा को उसको जनक भी माना जाता है। आप लोग मॉडर्न इंडिया वाले गवर्नर वाले पार्ट में पढ़े होंगे। तो कार्नवालिस यहाँ पर रणनीति लगा करके मैसूर और निजाम को अपने पक्ष में कर लेता है और उसके बाद जो है कि वो जो है कि हरा देता है टिप्पू सुल्तान के, और लगभग मैसूर वाले क्षेत्रों पर जो है कि उसका कब्जा हो जाता है और लास्ट में संधि कर लेता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से उसे जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो जाता है। और मराठा और निजाम को जो है कि ये लोभ दे करके उसको मिलाया था, लेकिन जीतने के बाद जो है कि मराठा और निजाम को छोटा छोटा सा हिस्सा दे दिया। उसके बाद जो है कि कार्नवालिस का एक स्टेटमेंट आता है कि हमने अपने शत्रु को जो है कि पंगु बना दिया, और मित्रों को भी जो है कि बढ़त हासिल करने नहीं दिया। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट्स वो बोलता है। ये क्वेश्चन पूछता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गर्मी है, पसीना पूछते हैं। बीच बीच में जो है ना, एक चीज़ आप लोग ध्यान देते होंगे कि बहस करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आधे घंटे के वीडियो में जो है कि पूरा का पूरा मैटर समेट के रख दें, तो क्या हम बोले ही, ठीक है। आप लोग जो है कि वीडियो को देखते रहिए और उसके बाद जो है कि जो थ्योरी देते हैं बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये किनके बीच में होता है, ये टिप्पू वर्सेज कार्नवालिस। यहाँ पर कार्नवालिस क्या करता है, मराठा लिखा हुआ है या निजाम लिखा हुआ है, ये दोनों को जो है कि मिला लेता है। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट में हम लिख लिए। उसके बाद जो है कि कार्नवालिस यहाँ से जीत जाता है। यहाँ पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ, शॉर्ट थोड़ा सा हम ज़्यादा लिखते हैं, एक चीज़ आप देखे होंगे तो शॉर्ट पर पकड़ रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। उसके बाद जीतने के बाद जो है कि यहाँ पर हम क्या बताएं, एक संधि हो जाता है, उस संधि को श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो
जाता है। ठीक, इतनी बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो बोले थे वो क्वेश्चन पूछा था आई थिंक बीपीएससी में ही, उस स्टेटमेंट्स को हम लिखने जा रहे हैं। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं थोड़ा सा। इसी युद्ध के बारे में जो है कि वो बोलता है कौन, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट्स यहाँ लिख देते हैं, कॉर्नवालिस लिखा हुआ है का स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। ठीक, वो कहता है हमने अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया, मतलब मूर्ख बना दिया, आपके देसी भाषा में सी बना दिया। ठीक, पंगु बना दिया, और मित्रों को भी आगे बढ़ने नहीं दिया, नहीं। बस इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉर्नवालिस इस तरह से बोलता है श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के तत्पश्चात। ठीक है, अब जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का लास्ट चरण वाला देखते हैं। 1799 ईस्वी में जो होता है उसमें बेचारे टिप्पू सुल्तान जो है कि मारे जाते हैं, और लगभग टोटल के क्षेत्रों पर जो है कि अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो जाता है। और उसके बाद जो है कि वहाँ अंतिम रूप से जो है कि यह निर्णय आती है कि हम सहायक संधि कर लेते हैं। अब बस जो है कि अब जो भी कार्य होगा मैसूर में वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। कौन बोलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो गवर्नर होते हैं वो बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध का लास्ट वाला भाग, चौथा भाग। फोर्थ लिखा हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है तक। ठीक, ये टिप्पू अब भर से जो है कि 1799 ईस्वी में कौन था, वो सहायक संधि करने वाला ही था, बेलेजली के बीच में होता है। यहाँ पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, टिप्पू सुल्तान मारा जाता है, टिप्पू सुल्तान मारा जाता है। ठीक, उसके बाद जो है कि ये मैसूर से सहायक संधि कर ली जाती है। ठीक, और छोटा सा मैसूर राज्य बनाए रखा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और उस पर जो है कि एक बाडियार वंश वहाँ पहले चला करता था। बाडियार वंश के एक शासक छोटे से थे, उसको कृष्णराज नाम था, उसको जो है कि बिठा देता है। तो उसको भी लिख ही देते हैं, बस आप लोग छापिए और क्या, यहाँ तक लिख दिए होंगे तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये छोटा लिखा हुआ, छोटा सा मैसूर राज्य बनाए रखा गया तथा पुराने बाडियार वंश के शासक कृष्णराज को मैसूर को सौंप दिया गया। कृष्णराज को मैसूर सौंप दिया गया। अब सोचेंगे कि एक से जीतकर एक को सौंप दिया भारतीयों को ही, तो अंग्रेज इतना बड़ा मूर्ख नहीं था। वो सौंप दिया कहने का मतलब एक मुंह ठोकवा राजा वहां पर रख दिया गया कि हम जो बोलेंगे आप करेंगे, नहीं करेंगे आपको उठा करके फेंक देंगे। तो वही आदमी था कृष्णदेवराज जो है, कृष्णराज है वो बाडियार वंश वाला। तो यहाँ पर जो है कि मैसूर राज अंग्रेज जो है कि समेट लेता है अपने साम्राज्य में, तो युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अगला वाला पोर्शन जब आएगा उस पोर्शन में हमने आपको क्या वादा किया कि आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे, आंग्ल पंजाब जो कि सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है, आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, उसके बाद अवध विलय के बारे में बता देंगे। तो इन सब सिनेरियो को आप लोग जो है कि लगातार देखिए, उसके बाद इससे आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा, मुझे पक्का विश्वास है, समझ गए ना। क्योंकि इतनी बढ़िया थ्योरी के साथ आप लोग को आते हैं, फिगर के साथ समझाते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। यकीन मानिए कि इससे बेहतर जो है कि स्टेटमेंट्स और इससे बेहतर जो है कि थ्योरम दिया नहीं जाता है। सही बात बता रहे हैं, बस मेरे पास संसाधनों की कमी है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए, डेली देखिए, मज़ा आएगा। डेली मेरा वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम
आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर जो है कि विदा दीजिए। थैंक यू।